बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ा दंगल में जो इस वक्त का लॉजिक है, और वो लॉजिक ये कह रहा है कि आरजेडी प्लस यानी वो जो है वो सभी सर्वों में सबसे आगे दिखाई दे रही है। और ये लॉजिक है, और जो लॉजिक है वो वैसा ही सामने प्रस्तुत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो अभी तक के सर्वे, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं भी मौजूद हैं। हमारे साथ रिपोर्टर्स भी मौजूद रहेंगे, पैनलिस्ट रहेंगे, और ये आने 1 घंटा हम इस पर बात करेंगे आखिर ये जो हुआ, ये कहां कौन से चरण का था मामला, किस चरण में सबसे ज्यादा खेल हुआ, किस तरह से जेडीयू जो प्लस है वो, अगर मैं पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो 100 के आसपास, ये मैजिक फिगर है जो तमाम सारे जो 3 बड़े सर्वे हैं उनके मुताबिक है, तो उसमें 100 के आसपास आती जाती दिखाई देती है। +1 +11 ± हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो आरजेडी प्लस है वो 126, यानी 1 या 2 मैजिक फिगर जहां पे सरकार बनती हुई दिखती है उससे पीछे हो सकती है, लेकिन सारे सर्वे में वो आगे दिखाई दे रही है। और यही लॉजिक इस वक्त का सबसे बड़ा है। जी, हम बातचीत के रुख को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे साथ मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ भी करा दूं। हमारे साथ इस वक्त प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया भी लेता चलता हूं सो दैट कि आगे बढ़ता जाऊं। सारे सर्वे जो हैं आपको पिटा हुआ दिखा रहे हैं? नहीं, अभी पिटा हुआ नहीं दिखा रहे हैं, बहुत क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। अब क्लोज क्या वजह से? 2 सीटों का अंतर, 2-4 सीटों का अंतर दिखा रहे हैं। हाँ। मुझे पूरा विश्वास है और बिहार की जनता पर भी विश्वास है। 15 वर्षों तक हम लोगों ने जो सेवा किया है बिहार की जनता का, हाँ। कि जब ईवीएम खुलेगा निश्चित तौर पे हम लोगों के पक्ष में परिणाम आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं आपको बताता जाऊं कि जो महापोल है जिसको आप देख रहे हैं मैजिक फिगर, वो इस वक्त जो सारे सर्वे हैं उनका जो एवरेज है उसके मुताबिक 126 उनको दिखा रहे हैं, यानी सारे सर्वे का जो मैजिक फिगर बनती है वो 126 इस वक्त दिखा रही है जहां तक आरजेडी प्लस का सवाल है, और 100 के आसपास जेडीयू दिखाई दे रही है और 17 अन्य। कांग्रेस के हमारे पास यहाँ पे जो प्रवक्ता आनंद मोहन जी मौजूद हैं, आनंद माधव जी, नाम तो बिल्कुल सही, लेकिन इस वक्त जो फिगर दिख रही है वो मैजिक फिगर, उसके मुताबिक तो आप आगे दिख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसा कि आपने अभी दिखाया है कुछ देर पहले कि बदलाव के बयार बही है, जो आपको दिख रहा है उससे भी बेहतर परिणाम आएंगे। ईवीएम पे कोई सवाल तो नहीं है ना इस वक्त? कहीं पे कोई सवाल नहीं, क्योंकि जनता ने अपना मत दे दिया है। और लॉजिक बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और ये आगे बढ़ता दिख रहा है। आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी आप सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग सरकार बना रहे हैं, हाँ। महागठबंधन की सरकार। लेकिन अभी ये बता दें कि ये परिणाम नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है। जो हमारे साथ मौजूद है दानिश रिजवान साहब, हम के एनडीए से रखते हैं, अब क्या कहेंगे? अब तो सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, एक चीज है, मैं अनुरोध करूंगा कि महागठबंधन के तमाम नेताओं से पहले लिखवा के रख लीजिए कि अगर जो परिणाम आएगा फिर ईवीएम का रोना तो नहीं रोएंगे ना। होता क्या है कि ईवीएम का ये रोना रोने लगते हैं, और अभी जिस तरीके से खुश हो रहे हैं, खुश हो लें, अच्छी बात है, और कभी कभी खुशी लाजमी है, लेकिन कुछ लोग घमंड में अभी से ही चूर हैं। कई एक जगह तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अभी एग्जिट पोल से ही कह रहे हैं कि भाई हमारी तो सरकार आ गई और फिर से वही राज शुरू हो गया है। कई जगह से खबरें आ रही हैं। वैसे लोगों को मैं फिर से एक बार बता दूं कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। चलिए साहब, रिजवान साहब, हाँ, मैं 10 तारीख का इंतजार तो कर लीजिए। सर्वे जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एक तकाजा वो है पत्रकारिता का, जो सामने है उसे वैसे ही दिखा दिया जाए, वैसे ही परोस दिया जाए। जी, इनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए कि रिजल्ट आने के बाद ये रहेंगे किधर। हाँ ठीक है, मैं वो तमाम सारे सवाल होंगे, मैं बिल्कुल रिजवान साहब वो जवाब दे देंगे आप। लेकिन फिलहाल जो बातचीत है वो डॉक्टर निहोरा यादव जी, जेडीयू के पास हम जाना चाहेंगे। बीजेपी के साथ चलना, कहीं कुछ बना नहीं, या इनके वोट ट्रांसलेट नहीं हुए, आपके पास नहीं पहुंचे, क्या कुछ लगा? अभी हालांकि इट्स टू अर्ली टू से विश्लेषण का, लेकिन जो सर्वे कह रहा है उस सर्वे के मुताबिक जेडीयू जो है 100 के फिगर के आसपास ही पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जो तमाम सारे सर्वे का अगर एवरेज निकाले। डॉक्टर निहोरा यादव। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी और जदयू में का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ जी। देखिए, सर्वे एक अनुमान है जी, और लगातार कई चुनावों में सर्वे हम लोगों ने देखा है। 2015 में जब हम महागठबंधन के तहत लड़ रहे थे जी, उस समय भी हम लोग को पराजय दिखाया गया था।
तो हमारा जो हम लोग का आकलन है, यहाँ हम लोग सरकार बनाएंगे और किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है और न कोई भ्रम हम लोगों के मन में है। भाई काम किया है 15 वर्षों तक हम लोगों ने। डॉक्टर साहब कैसे बनाए? डॉक्टर साहब अगर जो बड़े सर्वे दिख रहे हैं उनमें उसमें टुडे चाणक्य को छोड़ की अगर बात करें तो वो तो 180 के आसपास आरजेडी को दिखा रही है। उसको अगर हम माइनस भी कर दें, छोड़ भी दें, हालांकि वो सर्वे अपने आप में काफी है, लेकिन उसके अलावा भी कोई सर्वे आपको कहीं ऐसा नहीं दिखाता कि आप जो है उस मैजिक फिगर को छू रहे हैं। देखिए सर्वे जो किया गया, हमारा ये मानना है कि जिन लोगों के पास पूछा गया वो भोकल लोगों से पूछा गया, महिलाएं से नहीं पूछा गया, दलितों के गांव में जाकर नहीं पूछा गया, पति पिछड़ों के गांव में जाकर जो गरीब ठीक है डॉक्टर साहब, में नहीं पूछा, ठीक है डॉक्टर साहब, सारे तमाम हमारे वोटर हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, राइट, आपका लॉजिक हो सकता है, मैं उस लॉजिक को भी उस पर भी आएंगे, लेकिन हमारे जो सहयोगी लगातार बने रहे और जिन्होंने पूरे बिहार इलेक्शंस में तमाम जगहों का दौरा किया, जो घूमते रहे, मैं सबसे पहले विक्रांत यादव जी के पास जाना चाहूंगा जो पटना में बीजेपी के दफ्तर के पास मौजूद है, और अरुण सिंह लालू और तेजस्वी के घर के बाहर मौजूद है, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले विक्रांत के पास पहुंचते हैं। विक्रांत, बीजेपी के दफ्तर के में आप मौजूद हैं, तमाम नेताओं से बात हुई होगी, उनके इनपुट्स क्या हैं? क्योंकि तमाम इनपुट जो हैं सर्वे में वो तो यही दिखा रहे हैं जो सामने हमने आपको दिखाया, लेकिन बीजेपी के इनपुट्स क्या हैं? देखिए प्रतीक, जब से ये टुडे चाणक्य का प्रोजेक्शन आया या जो विश्लेषण आया, चुनाव विश्लेषण, उसके बाद से कहीं ना कहीं मायूसी जरूर छाई है। भले ही बीजेपी के नेता आपस ऊपर से बात करते हुए, कैमरे पर बात करते हुए ये कह रहे हैं कि हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी का मीडिया सेंटर है जो आमतौर पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ यहाँ पर दिखाई देती थी, लेकिन आज आप अंदर भी अगर जाएंगे तो लोगों की भीड़ यहाँ पर नहीं है और जो मायूसी एक सिमटी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एकदम खाली माहौल। और हमने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की। अब जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण बीजेपी के पास टिकी हुई है वो केवल इस बात को लेकर है कि एक बार चुनाव के नतीजे आ जाएं उसके बाद ही वो बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से टुडे चाणक्य ने अपने चुनाव विश्लेषण में जिस कदर गैप दिखाया वो बीजेपी के लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जो संख्या उसमें दिखाई जा रही है वो पार्टी के अकेले लड़ने की, जिस समय वो जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, अकेले लड़ी थी, उस समय से भी पीछे जा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये चिंता की बात है और पार्टी को ये लगता है कि ये नतीजे कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि ये जो जितने भी नतीजे दिखाए जा रहे हैं पोल के, वो पूरी तरीके से गलत साबित होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही विक्रांत, मैं इस पे आपसे बात करना चाहूंगा, बिल्कुल बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अहम चीज है जिसमें शेष नारायण जी भी मौजूद हैं। शेष नारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन मैं आरजेडी की एक प्रतिक्रिया लेके आना चाहूंगा। विक्रांत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अरुण मैं आपके पास भी आ रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात विक्रांत ने कही कि जब अकेले लड़ी बीजेपी 2015 में, उससे भी नीचे कहीं जाती हुई दिख रही है। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो तमाम सर्वे हैं, जो तमाम सर्वों का निचोड़ है, वो जेडीयू प्लस अगर हम बात करें बीजेपी के साथ जोड़ के एनडीए का, तो 100 के आसपास आंकड़ा पहुंचता हुआ, आरजेडी का 126 के पास आंकड़ा पहुंचता हुआ, 17 अन्य के पास। तो इसमें जरूर हम जानना चाहेंगे कि आखिर कहां कौन सी चीज है जो क्लिक हुई है। जो मुद्दे थे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो नजर आया, जो सर्वे में भी नजर आया टुडे चाणक्य विश्लेषण में, वो ये था कि बेरोजगारी का एक मुद्दा था जिसने टर्निंग पॉइंट था, उस पर भी तमाम सारे लोग आए। बीजेपी उसके बाद जिसने कहा कि 19,000 हम रोजगार की बात कर रहे हैं, 10,000 नौकरी की बात पहले हालांकि अपने बात में कह सकी, आरजेडी कह गई थी। तो एक पूरे इंटायर बिहार में अगर हमने घूमे तो वहां पे वो बात नजर आ रही थी। मैं पहले आरजेडी के एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अनवर हुसैन साहब मौजूद हैं। अनवर साहब, खुशी की बात है? यकीनन पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है, जनता के लिए खुशी की बात है। और आपको लगता है कि ये जो फिगर है, ये 126 वाली, ये सरकार बनाने के या उसके लिए प्लस करके काफी होगी? तो हम डेफिनेट बना रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ये बात तो वो तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि सरकार आप तो सरकार बना रहे हैं ना अभी भी। हाँ, मैंने कहा कि अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं आया। जी अनवर साहब, जी अनवर साहब, यकीनन फाइनल रिजल्ट तो 10 को आएगा। हाँ, लेकिन पब्लिक मूड तो सबने देखा है, आपने भी देखा, हमने भी देखा है जी। और हमें इस एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है समझने के लिए राइट कि हम जीत रहे हैं और कितनी सीटें हम ला रहे हैं।
हम 2/3 मेजोरिटी लेने जा रहे हैं, इलेक्शन स्वीप करने जा रहे हैं हम। इसमें कोई भ्रम नहीं है कहीं पर भी। पब्लिक ओपिनियन जो है, पब्लिक का जो मूड है, उसको ये दर्शाता है। और जो पब्लिक मूड है उसमें वो सारे सर्वे जो हैं वो ये कहते हैं कि साहब जो आरजेडी है वो सरकार की तरफ पहुंचती बीजेपी की प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए सभी सर्वे उनके पक्ष में नहीं दे रहे हैं। एक सर्वे को छोड़ दीजिए। क्यों? और जिस प्रकार से लगभग 4 करोड़ वोट पोल हुआ है और जो सर्वे होते हैं उसमें 15,000 20,000 लोगों का एक सर्वे ऐसा भास्कर का एक सर्वे ऐसा है जिसमें आप बाकी सब में क्लोज जो है से फाइट दिखा रहे हैं, नेक टू नेक। लगभग जो ऐसे 2-4 सीटों का 5 सीटों का अंतर दिखा रहे हैं और इतने से खुश हो रहे हैं, अभी सरकार बना रहे। अरे 10 तारीख को देखिए, उस दिन आप मत कहिएगा कि ईवीएम जो ऐसे हैक कर लिया गया। नहीं, अरुण के पास चलते आपको मैं आता हूँ आपके पास। अरुण हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लगातार बिहार के पूरे चुनाव में दौड़ते रहे इधर से उधर और लगातार कवर करते रहे। अरुण, जहां पे आप मौजूद हैं वहां तो तमाम सारी प्रतिक्रियाएं होंगी और कहीं खुशी दबी हुई नजर आ रही है या अभी से जैसा कि इशारा कर रहे थे हम के यहाँ पे प्रवक्ता कि नजर आ रही है, तो नजर आ रही है या अभी अंडरलाइन है? अरुण, देखिए प्रतीक, मन में लड्डू फूटना और लड्डू का बंटना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तेजस्वी यादव और उनके जितने समर्थक हैं, नेता हैं, उनके मन में लड्डू जरूर फूट रहा है एग्जिट पोल के नतीजों के बाद, अनुमान के बाद, लेकिन लड्डू बंट नहीं रहा है। वो एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि पिछले कुछ चुनावों में कई एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। तो पार्टी के अंदरूनी खेमे का ये कहना है कि अति उत्साह में कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन हम न कर दें कि बाद में कोई दिक्कत हो। हालांकि वो कॉन्फिडेंट हैं, पहले से कॉन्फिडेंट हैं कि आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। तो मैं खड़ा हूं 10 सर्कुलर रोड पर, जहां पर तेजस्वी यादव हैं पूरे परिवार के साथ अपने, और लालटेन भी देखिए, लालटेन जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, लालटेन यहाँ जल गई है। और उसके अलावा एक जो पोस्टर लगा हुआ है, जरा इसको भी ध्यान से देख लीजिए, बिहार के 2 अनमोल रतन, और दोनों पर फोटो, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हैं। तो ये जो आवास है तेजस्वी यादव का, उसके बाहर की तस्वीर है। नेता तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कार्यकर्ता भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि पार्टी ने सबको सलाह दी है कि अति उत्साह में आने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है कि जो जिस छवि से पीछा छुड़ाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे थे और पोस्टर बैनर हर जगह से उन्होंने पूरा जो आरजेडी का पूरा इतिहास था लगभग उसको समाप्त वहां से कर दिया था और एक नई तरुणाई को लेकर के 31 साल के अपने नौजवान को खुद का प्रोजेक्शन करके वो आगे बढ़ रहे थे। तो मुझे लगता है उसी लाइन पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अति उत्साह में आकर के कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती पूरी पार्टी अभी। जी बिल्कुल, वक्त एक ऐसी चीज होती है जो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ सबक सिखाती रहती है और वक्त सिर्फ पॉलिटिक्स में क्यों, तमाम सारे तजुर्बों के साथ लेके आती है। और वही तजुर्बा लेके हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा। शेषनारायण जी, सवाल ये है कि आखिर ये जो आंकड़े दिख रहे हैं इसमें आपको कहां सत्यता और आपका नंबर कितना, ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि हर चुनाव में ये सवाल हम आपसे पूछते हैं। तो शेषनारायण जी, इस बार आपका क्या फिगर है? आप अपनी फिगर मुझे बताइए, क्योंकि हर चुनाव में मैं तो पूछता ही रहता हूं। तो इस बार आपकी फिगर क्या है, क्योंकि तमाम विश्लेषण मौजूद हैं। अब तो आसान होगा आपको भी बताना, आप बताइए। टुडे चाणक्य के जब एक वो आया था प्री पोल सर्वे और एग्जिट पोल, मोदी जी जब पहली बार जीते थे 2014 में, तो कुछ लोग, अगर किसी ने, मैंने जी जैसे कह दिया हाँ यार सही तो लगता है, ये लोग बड़े विद्वान आदमी लगते हैं, तो कुछ लोग मारने दौड़ते थे, चलो तुमको क्या पता। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस ये लोग मोदी जी का एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस किया, तमाम असेंबलीज में किया, 2-4 गलत भी किया। तो अगर टुडे चाणक्य में विश्वास करें तो ये तो फिर स्वीप है, क्योंकि 44% में तो झाड़ू लग जाता है जी, क्लीन स्वीप है। और स्वीप है बिल्कुल, 180 अगर आसपास हैं तो आप तो बिल्कुल आप कह रहे हैं। अगर -3 भी है तभी भी स्वीप है। मोदी जी जो है, मोदी जी का 40% भी नहीं था, 39 में स्वीप हो गया था लोकसभा में, तो ये तो स्वीप है। लेकिन और भी जो सर्वेज हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और कुछ सर्वेज तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो बैठ के कर लिए जाते हैं, लेकिन ये जैसे माई एक्सिस है, ये सी वोटर है और ये अपना टुडे चाणक्य है, ये लोग गंभीर, इनका जो सांख्यिकी मॉडल है वो गंभीर है। तो मुझे लगता है कि अभी कोई संख्या बताने का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 2014 में एक बार हमने कह दिया भाई हो सकता है टुडे चाणक्य ठीक ही हो, तो मारपीट की नौबत आ गई थी। तो बच के रहना, अभी 3 दिन में देख लेते हैं। जी ठीक है,
लेकिन मैं अपने दोनों सहयोगियों के पास एक बार वापस जाना चाहेंगे, अरुण के पास और विक्रांत के पास। दोनों ने क्योंकि अक्रॉस बिहार ट्रैवल किया है और वो दोनों लोग पूरा साउथ से लेके उत्तर बिहार तक गए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कोई उससे बहुत आसान हो जाता है ये बात समझना कि आखिर मुद्दे जो थे, हालांकि हमारे जो टुडे चाणक्य में जो मुद्दे हैं वो बहुत साफ हैं, ऑब्वियस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी पक्ष रखा है। मैं जानना चाहता हूं, सबसे पहले अरुण के पास जानना चाहता हूं कि अरुण, आपके नजर में वो कौन से मुद्दे थे जिसपे लगता है कि लोगों ने उसकी तरफ रुख किया और वो मुद्दे प्रोमिनेंट थे पूरे बिहार में और शायद उसने कहीं ना कहीं कोई असर दिखाया है और वो बहुत महत्वपूर्ण होकर नजर आए। अरुण, स्टॉपर जो होता है वो था तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक, जिसमें वो कहते हैं कि 10 लाख नौकरी मैं दूंगा पहले ही कैबिनेट की बैठक में। जब वो ये कहते हैं तो बहस का रुख ही पूरा मोड़ देते हैं। जब वो ये कहते हैं कि पहली कैबिनेट बैठक में मेरी कलम से जो पहला फैसला होगा वो होगा 10 लाख युवाओं को रोजगार। अब जिस राज्य में पिछले कुछ दिनों में अगर आप बात करिए, BA 5 साल में पास हो रहे हो, डिग्रियां 3 की जगह 6 साल में पूरी हो रही हो, नौकरी 3 की जगह 7 साल के प्रोसेस में मिल रही हो और युवा बेरोजगार हो, तो उसको ये आकर्षित करती है चीज़ और ये आकर्षण का केंद्र रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव ने रणनीति बनाई वो ये कि प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी या नीतीश कुमार ने जितने भी बड़े मुद्दे छेड़ने की कोशिश की उस पर रिएक्शन नहीं दिया। अपने मुद्दे को उन्होंने जोर शोर से उठाया, बार बार उठाया, लगातार उठाया और ये मजबूर किया कि उनका जो विपक्ष है उनके मुद्दे पर बात करें। उसकी सबसे बड़ी सफलता थी कि 10 लाख नौकरी के जवाब में 19 लाख नौकरी की बात करनी पड़ी, रोजगार की बात करनी पड़ी बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में। तो एक तरह से जो पूरा इलेक्शन हुआ है ये मुद्दों पर, तेजस्वी द्वारा सेट किए गए मुद्दों पर हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये प्रोजेक्शन सही होते हैं तो सबसे बड़ा जो मेरी नजर में मुद्दा था वो रोजगार का मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा था। राइट, वेरी गुड। तो मैं अब रुख करना चाहूंगा विक्रांत यादव के पास। विक्रांत, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि वो जो पिच थी जिसपे एनडीए खेल रही थी या उनकी पिच पर आ गई, आरजेडी प्लस वालों की पिच पर आ गई और वहां पे उनको 19,000 रोजगार की बात करनी पड़ी क्योंकि वो 10,000 नौकरी की बात कर चुके थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं अभी ये कह रहा हूं सिर्फ प्रोजेक्शंस हैं, अभी एक अनुमान है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है क्योंकि रिजल्ट क्या होंगे ये हमें 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये तो पता ही चलता है कि जब आप कैंपेन कर रहे होते हैं तो कहां प्लस है कहां निगेटिव है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एनडीए की कैंपेन में कोई चीज ऐसी थी जो बराबर लैक कर रही थी, जो जिसकी वजह से, जिसके अरुण कह रहे हैं कि उनकी पिच पे जाके खेलना पड़ा, तो वो कौन सी चीज थी जिसको लिए एनडीए को बार ये लगता रहा कि हाँ यहां पे लेट हो गया, ये पहले स्ट्राइक करना चाहिए था। विक्रांत यादव, देखिए प्रतीक, मैं 3 चीज़ें कहूँगा। मुझे जो इस पूरे चुनाव में दिखाई दी 3 चीज़ें बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। एक, जो तेजस्वी यादव का रोजगार का जो वायदा था वो हर चुनावी सभा, 17 सभा एक दिन में की उन्होंने और 17 सभा में 10 मिनट वो रुकते थे, 5 मिनट रोजगार की बात करते थे। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो मुझे दिखाई दिया नीतीश कुमार को लेकर के, जो कोरोना के समय जिस तरीके का सरकार का व्यवहार रहा उसको लेकर के लोगों में एक नाराजगी थी, एक बड़ा गुस्सा था। अब वो नाराजगी कितने बड़े गुस्से में परिवर्तित हुई ये 10 तारीख को पता चलेगा। तीसरी बड़ी बात जो मुझे इस चुनाव में नजर आई कि पिछला चुनाव भी मैंने कवर किया था और पिछले चुनाव में करीब 1 महीने में बिहार में रहा था। एक सबसे बड़ा मुद्दा था शराबबंदी को लेकर के और शराबबंदी का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता था। गांव देहात में आप जाते थे या शहरों में भी जाते थे तो महिलाओं का एक बड़ा वर्ग था जो बहुत खुश होती थी। लेकिन इस बार मुझे बहुत जगह ये शिकायत मिली कि शराबबंदी कागजों में तो है लेकिन आराम से शराब मिलती है, आप फोन कीजिए शराब आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये जो शराब का एक पैरेलल इकोनॉमी शुरू हुई इसको लेकर के भी लोगों में एक बड़ा गुस्सा था और लोगों को ये लगता था कि एक पैरेलल इकोनॉमी, जो पैसा सरकार के पास जाना चाहिए था वो पैसा उन लोगों के पास जा रहा है जो इसके हकदार नहीं थे। तो निश्चित तौर पर और जो तेजस्वी ने पूरा जो चुनाव कैंपेन किया ये नतीजे बताएंगे। लेकिन जब राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय राइट विक्रांत, ये 3 मुद्दे जो आपने गिनाए कि एक तो बेरोजगारी का, दूसरा आपने कहा कि जो शराबबंदी का मामला था उस पे आपको लगा कि बहुत रिएक्शन 2015 में जब आ रहा था तो गांव में जब हम जा रहे थे तो वहां पे एक पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा था। लेकिन 2015 के बाद जब 2020 के चुनाव में आए तो शराबबंदी एक ऐसा इशू था जो हर बार हर प्रोग्राम में मेरे डिस्कस हो रहा था। और सबसे खास बात जिसको कि मैंने महसूस किया
और मेरे अपने तमाम जो भैया जी कहीं शो में करता हूं, जिसको अक्रॉस पूरे बिहार में मैंने किया, उसमें मुझे एक चीज नजर आई कि युवा जो था, और वो काफी बड़ी तादाद में मेरे प्रोग्राम में दिख रहा था, वो बराबर आ रहा था। और जब वो आता था तो वो एक ही बात पे चिंता कर रहा था कि एजुकेशन जो हमारी जो डिग्री है, जिसकी तरफ अरुण बराबर पॉइंट आउट कर रहे थे कि 3 साल की डिग्री मुझे 5 साल में मिल रही है, ये एक पॉइंट आउट कर रहा था, बेरोजगारी की बात कर रहा था। और हां, ये बात सच है कि जो प्रवासी आ रहे थे उनका भी एक बात थी। अब मैं पैनल की तरफ रुख करना चाहता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर नेहोरा के पास मैं जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, ये आपने सुनी बात कि शराबबंदी को लेकर एक पॉजिटिविटी थी 2015 में, 2020 में बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। साथ में बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा इशू था, जिसको कि एड्रेस आपने बाद में किया जब बीजेपी ने कहा कि हम रोजगार देंगे। कहीं देर हुई, थोड़ा सा देर हुई, इसको पहले ही स्ट्राइक करना चाहिए था। देखिए, जो शराब माफिया थे वो निश्चित रूप में हम लोग का मानना है कि सरकार के खिलाफ थे। राइट। तो सर में तो महात्मा गांधी के नीतियों पर सरकार शराबबंदी की। दूसरी बात, जहां तक रोजगार की बात है, युवा कह रहा था कि एक बराबर मेरे शो में बात आती थी, एक नंबर है इसमें मिलाइए और आप शराब मंगा लीजिए। नहीं, सरकार रोकी है उसको, कार्रवाई की है, जेल में बंद किया है, शराबबंदी पर सख्त सरकार रही है जी। लेकिन जो माफिया हैं, राइट, वो माफिया सरकार के खिलाफ जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी शराबबंदी पर सारे लोग खुश हैं, खास करके महिलाएं जो हैं शराबबंदी के पक्ष में रहे हैं जी। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि जहां तक रोजगार की बात करते हैं, सर मैं एक चीज आपको रोकना चाहूंगा। ये जो मैजिक फिगर है वो कुछ बदलती हुई नजर आ रही है, और वो जेडीयू प्लस जो है 96 के पास नजर आ रही है अब, जो कि 100 में बता रहा था, वो 96 प्लस की तरफ है। और अगर उसका एवरेज निकालें आरजेडी का, तो वो 131 के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक बात मैं बताता हूं जी डॉक्टर नेहोरा, मैजिक फिगर गिनती नहीं है। राइट। और एक बात बताना चाहता हूं, जान लीजिए हाँ। कि महागठबंधन को 110 सीट पहले ही था इस चुनाव में, 80, 27 और 3, तो 110 है, 120 आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? उससे ज्यादा हम लोग आएगा, तो 110 ऑलरेडी था ही उसका। जी मैं आ गया आनंद जी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, शराब के बारे में कह रहे थे जी। ये आप और हम लोग सब जानते हैं कि पूरे बिहार में शराब माफियाओं का प्रशासन का नेक्सस है जो काम कर रहा है। और आपने खुद भी कहा कि एक नंबर दे रहा हूं, कई लोगों ने कहा कि मिलाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं नंबर दे रहा हूं। वो जो शो में आते थे वो लोग कहते थे साहब एक नंबर है, अब वो कौन सा नंबर है ऊपर वाला जाने। वही बात कह रहा हूँ, आज बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं उनको भी इन्होंने उस बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया। पैरेलल इकोनॉमी पूरे बिहार में चल रही है शराब माफियाओं की। शराबबंदी कहाँ है? शराबबंदी सिर्फ इनकी किताबों में है, और वो सरकारी खजाने के बदले। मैं आ रहा हूँ अनवर साहब मैं आ रहा हूँ। देखिए, शराबबंदी को लेकर के पैगंबर साहब ने भी फरमाया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी फरमाया, और ये हम नहीं कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इसकी तारीफ करी थी जब ये सरकार में थे। देखिए, होता क्या है ना कि जैसे सत्ता से आप अलग हटिएगा तो फिर तोहमत लगने लगता है। 2015 में यही नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव जी का पूरा कुनबा, कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा सुशासन बाबू कहता था, और अभी कह रहा है भैया इन्होंने तो कोई काम ही नहीं करा है। देखिए, एक चीज है, राजनीति में वक्त के साथ बयान बदलते हैं, ये मैं सबको मान के चलता हूं। मैं अपने आप को भी रखता हूं, मैं अपने आप को रख रहा हूं। ये राजनीति में आदमी भी बदलता है, ये मांझी से ज्यादा कौन जानता है? मांझी पार्टी का ही है। मैं अपने आप को रख रहा हूं, सबके लिए ऐसा होता है, लेकिन कम से कम अच्छी नीतियों की तारीफ होनी चाहिए। अगर आप शराबबंदी के विरोध में हैं तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि आप पैगंबर साहब के सिद्धांत के विरोध में हैं? हिम्मत है तो तेजस्वी यादव जी खुले मंच से बोले, हिम्मत है तो कांग्रेस के प्रवक्ता खुले मंच से बोले। जी पूरे उस लेवल पे मैं आपसे एक बार रिजवान भाई मैं उसको उस लेवल पे वहां पे मत ले जाइए। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि अगर आप शराबबंदी के विरोध में हैं तो इसका मतलब एक शरिया के विरोध में है। हम तो सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि शरिया के विरोध में। जी अनवर साहब जी मेरा काम सर वो मैं पकड़ूंगा। जी बोलिए। जहाँ तक शराबबंदी कानून का ताल्लुक है, शराबबंदी कानून सिर्फ नीतीश कुमार अकेले लेकर नहीं आए थे। नीतीश कुमार, कांग्रेस एंड जो तीसरी पार्टी, सबका एक मिला जुला विजन था ये। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब उसको एक्सक्यूट करने का वक्त आया तो उसमें नीतीश कुमार बुरी तरह से फेल्योर साबित हुए। वो खुद कह रहे हैं, क्या नाम है, कि यहाँ पर जो माफिया है शराब की
उससे वो कहीं, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है माफिया के आगे घुटने टेक चुकी है, माफिया के आगे फेल हो चुकी है। एक बड़े कानून पर, शराबबंदी कानून पे, जिस पर 50% पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है उसकी, वहां पर एक माफिया को आप डील नहीं कर पाया, तो आप कैसे सुशासक? माफिया आप डील नहीं कर पाए, अगर शराब माफिया आप डील नहीं कर पाए तो आप कैसे सरकार सुशासन कैसे? मैं इसके आगे बढ़ता हूं क्योंकि मैं इश्यूज बात करता जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी सिर्फ एक अनुमान है, अनुमान के हिसाब से मैं चल रहा हूं। मैं अगले इशू पे आता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण था और पूरे, मुझे लगता है पूरे बिहार के चुनाव में वो छाया रहा, और वो था बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा। आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, बेरोजगारी के सवाल पर युवाओं को बरगलाने का काम किया गया। युवाओं के मन में इस प्रकार का जो है सरकार के खिलाफ मन में भय पैदा किया गया। 10,000 नौकरी की बात उन्होंने कही, आप यहां पे चूके या नहीं चूके हुजूर? देखिए, 10 लाख की नौकरी की बात की, ये झूठ बोले हैं और दे नहीं पाएंगे। अगर सरकार बन भी गई तो किसी कीमत पर नहीं देंगे। 15 वर्षों में उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दिया था, आप बताइए? केंद्र से मदद मिलता था, उस समय सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आते हुए 3 वर्षों तक खर्च नहीं हुआ था और उन्होंने शिक्षकों का बहाली नहीं किया था, शिक्षा मित्र का बहाली उन्होंने नहीं किया था, सड़कों का निर्माण का काम था। लेकिन एक बात तो है, लेकिन एक बात तो बताएंगे आप, एक तो बात बताएंगे, जब उन्होंने 10 लाख की बात कही तो उसके 4 दिन बाद आपने कहा कि नहीं, मैं 19 लाख रोजगार की बात करता हूं। तो कहा तो आपने भी ना, और आपको लगा कि ये मुद्दा है नहीं, हमने, और आप वेट कर रहे थे, कहां वेट कर रहे थे? हमने नौकरी नहीं कहा, आपने रोजगार कहा। रोजगार नहीं, मैं तो कहा रोजगार की बात कही। निर्भर बिहार बनाएंगे और 5 वर्षों के अंदर में 19 लाख से अधिक लोगों को हम रोजगार से जोड़ने का। यहां पे आप लेट थे? नहीं, विलंब नहीं था, विलंब नहीं था। हमारा मुद्रा बैंक योजना केंद्र सरकार का, जिसमें हमने कहा था कि रोजगार मांगो नहीं, रोजगार देने वाला बनो, और 25 करोड़ लोगों को देश के अंदर में हमने उस योजना का लाभ दिया, जिससे अगर एक व्यक्ति रोजगार खड़ा किया, 4 व्यक्ति जुड़ा, तो 125 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम। सवाल ये था कि ये ट्रांसलेट हुआ या नहीं हुआ, ये ट्रांसलेट हो पाया या नहीं हुआ? देखिए, अभी सरकार बनी नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं बनी है, ये अनुमान है सिर्फ। अनवर साहब, आपने सुना रोजगार के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर? देखिए, हकीकत ये है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं जो आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। असल में इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी पार्टी को और हमारी लीडरशिप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो उन्हें 29 साल का इनएक्सपीरियंस नौजवान बता रहे थे, या उन्हें 9 फेल बता रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये शख्स जो है, ये नौजवान जो है, कल बिहार की प्राइड का सिंबल बन के उभरेगा। इस इलेक्शन में तेजस्वी जी ने कू मारा है पूरे एनडीए की पूरी पॉलिटिक्स पर, पूरी सियासत पर, अपनी पहली पब्लिक मीटिंग में यह कह के कि मैं अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी क्रिएट करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि इनकी ये पॉलिसी, हमारे लीडरशिप की ये पॉलिसी, ये विजन जो है, भाजपा के पूरे विजन के खिलाफ जाता है। भाजपा, देखो मेरी बात को कमल होने दीजिए, बीच में काटिए मत। नहीं, मैं काट नहीं रहा हूं। भाजपा जो है लोगों को नौकरियां देने के खिलाफ है। भाजपा रोजगार पैदा करती है, आपसे पकौड़े बिचवाती है, वनडे के भी पकौड़े हो सकते हैं, पनीर के भी पकौड़े हो सकते हैं, प्याज के पकौड़े हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म का आप पकौड़े बेच लीजिए, आप रोजगार मिल गया, आपको धंधा मिल गया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एफिशिएंसी क्या है, आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं, आप आईआईटी ग्रेजुएट हैं, आप इंजीनियर। अनवर साहब, आप ये बता रहे हैं, पूरी ख्वाब जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, पिछले 15 साल में जो इससे पहले वाले थे, क्या वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था एजुकेशन का? क्या वो तमाम सारे सुविधाएं मौजूद थी जिसमें एक सुलभ शिक्षा जो थी बड़ी आसानी से हासिल थी? आज कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं जिसमें आप सवाल तमाम सारे उठा रहे हैं। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके पिछले 15 साल की, इनके 15 साल के पहले की बात कर रहा हूं, जिसमें ये चरवाहे, जिसमें चरवाहे वाली बात थी, चरवाहे स्कूलों की बात थी। वो जमाने के जो 15 साल है, वो उस जमाने को, उसको कंपेयर किया जाएगा दूसरे स्टेट से भी। दूसरे स्टेट में जो प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम हमारे यहाँ थी। ये बिजलियों का क्रेडिट ले रहे हैं। बहरहाल मैं जी दूसरे स्टेटों से अगर ये कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त दूसरे राज्यों में काम हो रहा था, रोजगार मिल रहा था, तो बिहार के लोग पलायन कर रहे थे अपराधीकरण के मामले। बहरहाल इस बीच में एक महत्वपूर्ण पहलू ये कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे जी ने यह कहा है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर वो आना चाहेंगे तो केंद्र में आ सकते हैं। केंद्र में वो एक नहीं, देखिए, हंसने मुस्कुराने की बात नहीं है, मैं आप उस पर कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन अगर वो केंद्र में आना चाहेंगे तो वो पद संभाल सकते हैं।
और वो वहां पे ले सकते हैं, लेकिन हाँ वो पद तो उनका मुख्यमंत्री का है, अगर वो चाहेंगे मुख्यमंत्री, नहीं तो फिर उसके बाद वो वहां पे केंद्र में भी आ सकता है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो जनता उत्तरदायित्व अगर वो देना चाहते हैं तो किसी को दे सकते हैं। हाँ नहीं, वो देखिए केंद्र में तो वो कभी भी उसको ले आ सकते हैं, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। रही बिहार है मुख्यमंत्री, ये तो जनता बनाएगी, चौबे जी के बस का नहीं कि वो बनाएगी उनके। लेकिन एक उन्होंने एक बात कही है जी, निकल गया वो, निकल गया उनके हाथ से, वो समय निकल गया जी। बीजेपी के कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, नीतीश जी किसी पद के लोभी व्यक्ति नहीं है और कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करते कि हमको रहना ही है। आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री की बात थी, जब घोषित करने का, नीतीश जी ने कोई शर्त नहीं रखा था। मैं जेडीयू के डॉक्टर निहोरा से मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि इस बार चुनाव में जो आखिरी चरण का चुनाव था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। उसका असर पड़ा या नहीं पड़ा, वो क्यों कहा, किस वजह से कहा, ये तमाम सारी विश्लेषण का बिंदु है, जिसको कि 10 तारीख के बाद और उसके बाद भी बहुत दिनों तक होती रहेगी। लेकिन आखिर क्या कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने नीतीश जी के बारे में, आइए अश्विनी चौबे जी ने वो देखते पहले प्रतिक्रिया। एग्जिट पोल को कितना मानते हैं आप? मैं देखिए, एग्जिट पोल तो जो होता है वो जो मुखर होता है उसका पोल लेते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा वर्ग है जो कि मुखर नहीं है, वो समय पर काम कर देता है अपने आप में, तो उनकी संख्या बहुत अधिक है। आपको लगता है वो और आपके है? वो जो संख्या है वही कमाल करता है। हर चुनाव में 2010 में भी उन्होंने कमाल किया, इसलिए मुझे विश्वास है कि एनडीए की सरकार बनेगी। और हमारे पार्टी ने तो बराबर कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सब लोगों ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अमित भाई ने, कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। जहाँ तक हमारी धारणा है व्यक्तिगत रूप से कि नीतीश कुमार जी एक योग्य प्रशासक रहे हैं और एक कुशल प्रशासक हो रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से एनडीए की बनेगी और जो पार्टी ने तय किया हम उसके साथ हैं। फिर भी मेरा व्यक्तिगत विचार अगर जानना चाहेगा तो मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे कुशल प्रशासक होने के नाते, और उनको जहाँ रख दीजिए वहाँ, केंद्र में भी बहुत अच्छे काम किए अटल जी के साथ उन्होंने, बिहार में भी काम किया, कई मंत्री केंद्र में और बिहार में, तो उनको जहाँ आप रख दीजिएगा वहाँ फिट हो जाएंगे और वहाँ का आकार वो धारण कर लेते हैं और अच्छे काम करके दिखाते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जी को मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मत है कि जब हमारी सरकार बन रही है, वो जैसा उचित समझेंगे एनडीए के नेता, व्यक्तिगत मत है कि चुने हुए लोगों में कोई मुख्यमंत्री चुनेंगे, और उसमें चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या सवर्ण वर्ग का हो, कोई अति पिछड़ा में से मुख्यमंत्री। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, अगर आने की बात होगी तो केंद्र में भी जा सकते हैं नीतीश कुमार, मतलब ये आपकी निजी राय है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय है, सरकार तो एनडीए की बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर नीतीश कुमार जी अपना उत्तरदायित्व किन्हीं को सौंपते हैं तो मैं उस हालत में मैंने कहा कि ऐसे लोग जो चुने हुए लोगों में कोई अनुसूचित जाति या हमारे सवर्ण वर्ग का हो, उनको अगर मुख्यमंत्री पद का वो चुनते हैं योग्य व्यक्ति को, और उप मुख्यमंत्री पद का जो योग्य व्यक्ति में से कोई अति पिछड़ा का आता है, जो बिहार के लोग जैसा पसंद करेंगे, तो वो उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर निर्भर करता है, एनडीए के नेताओं पर निर्भर करता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मुझे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। और जो हमारे दल ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, अब ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। बेहद महत्वपूर्ण बात जिसको कि अश्विनी चौबे ने कही, और वो ये बात की अगर वो अपना उत्तरदायित्व तो किसी को सौंपना चाहेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री तो वो हैं, बनेंगे, एनडीए ही सरकार बनाएगी, लेकिन अगर वो अपना उत्तरदायित्व तो किसी को सौंपना चाहेंगे तो वो उत्तरदायित्व सौंप कर केंद्र की तरफ जा सकते हैं। एक ऐसी बात कही। तो क्या ये जो सर्वे आए हैं, सवाल यही है, मैं डॉक्टर निहोरा की तरफ जाना चाहता हूं, जो ये सर्वे का जो एक तस्वीर दिख रही है, इसने कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा किया है कि टर्निंग शुरू हुई है, कहीं विचार मंथन शुरू हुआ है कि ऐसी इस तरफ मुड़ा जाए या इस तरफ मुड़ा जा सकता है या इस तरफ आया जा सकता है। ऑफकोर्स मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले जेडीयू। चलिए, मतलब नीतीश जी को के सलाह के लिए चौबे जी को धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, सिद्धांतों के मामले में जी नीतीश कुमार जैसा देश में कोई नेता नहीं है और कभी भी पद के लिए नहीं वो लड़े। रेल मंत्री भी थे, उस समय भी उन्होंने इस्तीफा दिया रेल मंत्रालय से। नीतीश जी का एक ही लक्ष्य है, प्रदेश का सेवा करना, लोगों को सेवा करना, प्रदेश को विकास करना। तो फिर उन्होंने ये बात क्यों कही कि ये मेरा आखिरी चुनाव है? किसी नहीं, आखिरी चुनाव नहीं, आखिरी जो चुनाव था थर्ड फेज का, वो मैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि मतलब अपना आखिरी चुनाव नहीं कहा उन्होंने? आखिरी आप चुनाव लड़ते हैं क्या?
वो तो चुनाव लड़ते नहीं है। अरे भाई सरकार के हिस्सा तो होते हैं सर, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा अब ये जो मेरा है आखिरी चुनाव है। हाँ। अगर वो स्वयं चुनाव लड़े, मतलब आपका कहना था वो कह रहे थे फेज है आखिरी। आखिरी अरे फेज। भैया तो हम नहीं समझ पाए, तो आप ही ने समझा। समझिए। हाँ मैं समझ गया डॉक्टर साहब जी। देखिए ये बात तो जग जाहिर है कि पलटू राम जी से ज्यादा डॉक्टर नहीं हो रहा, डॉक्टर नहीं हो रहा प्लीज। पलटू राम जी से ज्यादा सिद्धांतवादी देश में कोई नहीं, ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह से वो कुर्सी के लिए करवटें बदलते हैं। ये तो तय हो गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो अब दूसरी बात जो इन्होंने कही कि वो पद के लोभी नहीं है, इसके लोभी नहीं है, इसको क्या प्रमाणित करने की जरूरत है? जी रिजवान, देखिए एक चीज है, नीतीश कुमार जी में काबिलियत है तभी तो उनको हर बिहार का मुख्यमंत्री भी बन जाए, रेल का मंत्री, रेल मंत्री बन जाए, काम करेंगे। लेकिन देखिए बिहार और अमेरिका के चुनाव में इस बार एक चीज बड़ा सिंपल दिखाई दे रहा है। वाह, अमेरिका में 3 दिन से चुनाव परिणाम आके टिका हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार नहीं बन रही है। और महागठबंधन के नेताओं को 3 दिन पहले ही लग रहा है कि सरकार बन गई। अरे भाई साहब जी 3 दिन पहले ही लग रहा है सरकार बन गई। अनवर साहब, भाई सरकार तो बन रही है, इसमें कहीं कोई शक बचा नहीं है। अब किसी को नजर नहीं आता तो हम क्या करें उसके ऊपर। देखिए सवाल ये नहीं है अब के मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सवाल ये है कि अपोजिशन का लीडर कौन होगा। अपोजिशन का लीडर कौन होगा, ये सवाल ये है। बहरहाल ये सिर्फ अनुमान है डॉक्टर नहीं हो रहा, ये अनुमान है, सिर्फ ये अनुमान है। और ये अनुमान कहां पे कैसे जाके रुकेगा? तेजस्वी होंगे। जी वक्त एक छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। और जो मैजिक फिगर है वो बदली है, 96 अब जो है जेडीयू प्लस और 131 आरजेडी प्लस, लेकिन ये सिर्फ अनुमान। वक्त एक छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं।